जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिमाचल प्रदेश के सरल और कर्मठ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी। थैंक यू सो मच शिवानी। सुखविंदर सुक्खू जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट के ग्रैंड फिनाले में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। देवभूमि हिमाचल के आप मुख्यमंत्री हैं। कई सारी चुनौतियां स्टेट के सामने, बहुत सारा पोटेंशियल स्टेट में है। बहुत ही खूबसूरत राज्य है आपका, छोटा सा राज्य है, बहुत पोटेंशियल है, पढ़ाई लिखाई बहुत है। आपके जो लगभग 2.5 साल जो हिमाचल में निकले हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके सामने चुनौतियां रहीं और क्या आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 चुनौतियों का हमारी स्टेट ने सामना किया। पहले इकॉनमी स्तर पर आई। प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, उसको कैसे ठीक करना है, फिस्कल प्रूडेंस कैसे लानी है, उस दृष्टि से काम किया गया। और जिस प्रदेश पर 75 लाख की जनसंख्या हो और प्रति व्यक्ति 1,03,000 का खर्चा चढ़ा हो, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटड़ी पर लाना है, इस दिशा से हमने सोचना शुरू किया। दूसरी, हमें इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। क्लाइमेट चेंज के माध्यम से प्रदेश में 2023-24 में ऐतिहासिक हमारे समय की आपदा आई। 22,000 घर या तो पूर्णतः नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। 551 के करीब हमने अपने लोगों को खोया। उस चुनौती का हमने सामना किया। हमारा एप्पल सीजन शुरू होने वाला था, सड़कें टूट चुकी थी और उन सड़कों को ठीक करना युद्ध स्तर पर, अगर 15 दिन में हम सड़कें ठीक नहीं करते तो हमारा जो एप्पल था वो बगीचों में ही रह जाता, सड़ जाता। उसके बाद पॉलिटिकल चैलेंजेस आए। हमारी सरकार में 6 कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट्स ने हमारे खिलाफ राज्यसभा में वोट डाला। ऑपरेशन लोटस हुआ वहाँ। उस चुनौती का हमने सामना किया। और जिन जनता ने हमें, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने हिमाचल में तो हमें वोट डाला, लोकसभा में उन्होंने ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला, पर हम जो 6 विधायक हमारे चुनकर पार्टी से थे जिन्होंने बगावत की थी, वो 6 की जगह हम फिर से 40 हो गए। और आगे चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन 40 साल पुरानी व्यवस्था के साथ आपको रिफॉर्म्स करने हैं। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए। जो हमारा आरडीजी था, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जिसकी आजकल आप चर्चा सुनते हो, हमारे समय टेपरिंग होकर बीजेपी के समय 11,000 करोड़ था। इस साल हमारे पास 3,257 करोड़ रुपया रह गया। पूरी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब फैक्टर को देखा गया और फोकस करके आगे बढ़ा गया। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश, जो हमारा टारगेट है, 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा। और जिन नीतियों के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो हम कानून बदल रहे हैं, 2032 में आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान का सबसे प्रॉस्पर्स और रिचेस्ट स्टेट हिमाचल होगा। सुक्खू जी, आपने बड़ी सारी बातें अभी बताई, परत दर परत हम उनको खोलेंगे और देखेंगे। आपने बात की फाइनेंशियल सिचुएशन की, जो हिमाचल प्रदेश की, आपने पॉलिटिकल वहाँ की सिचुएशन की बात की, आपने बताया कि वहाँ पर जो प्राकृतिक चुनौतियाँ आपके सामने हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाऊँगा ताकि हम सबको एक बार आपकी पूरी यात्रा जो आपकी शुरू हुई थी नदौन हमीरपुर से, और आप आज मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, तो जब आप अपनी पूरी इतनी लंबी सी यात्रा को पीछे देखते हैं तो कौन सी चीज़ आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपकी आंखों के सामने आती है कि जिसने आपका पॉलिटिकल जो करियर है उसको शेप किया, उसको रूप दिया? कौन सी ऐसी चीज़ आपको आपके जहन में आती है? नहीं, मैं तो स्टूडेंट्स लाइफ से पॉलिटिक्स में हूँ जी। 17 साल में मैं शिमला से मेरा पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ जी। जब मैंने कॉलेज में, उसमें पीयूसी हुआ करती थी कॉलेज में, तो मैं वहाँ सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना।
शिमला में एक ही कॉलेज हुआ करता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स का कॉलेज था, और मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना, जनरल सेक्रेटरी बना। शिमला में ही मैं म्यूनसिपल काउंसलर बना जी 10 साल में, वो काउंसलरशिप रहा। फिर उसके बाद मेरा टिकट, कांग्रेस की राजनीति में कई बार टिकट दूसरी जगह से मिलता है, जी तो जो मेरी पेरेंटल थी वहाँ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से मैं 2003 में विधायक बना। तो जब आप सीआर बने, अक्सर जब कोई आगे अपना फ्यूचर देखता है या अपना करियर देखता है या सोचता है कि मैंने कुछ करना है आगे, तो आपने क्या सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, मैं यही करूंगा? क्योंकि जब कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि ये तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये नहीं नजर आता कि शायद ये भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो क्या आपके जहन में था कि मैंने पॉलिटिक्स में ही जाना है, मैंने यही करना है, या कुछ और था और ये बाई चांस हो गया? ये नहीं, मेरे तो जहन में था, पर परिवार वालों के जहन में नहीं था। उस समय स्थिति ऐसी थी, जी सच में वो बोलते थे कि कहीं नौकरी लग जाओ, कहीं भविष्य पता नहीं है, सरकार में लग जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो एक दबाव रहता था। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे, लॉ करने लगे, तब भी बोला कि कहीं लग जाओ। लेकिन एक मन जो था वो राजनीति की तरह, बचपन से ही लोगों के काम करने का मेरे मन में एक शौक साथ पैदा था, तो राजनीति ही चुनी। और एक भाग्य, कहते हैं गुणवान बड़ा कि भाग्यवान। कई बार गुणवान व्यक्ति भी अगर उसका भाग्य साथ ना दे जी तो राजनीतिक चुनौतियों के सामने पीछे रह जाता है। यहाँ भाग्य ने साथ दिया और आपके पास एज मुख्यमंत्री बैठे हैं। आप हमारे साथ यहाँ बैठे हुए, ये जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों को आज नजर आता है कि आज आप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसको कहते हैं लाओ लश्कर आपके साथ है, गाड़ियां, सारा कुछ, लेकिन ये नहीं नजर आता कि पीछे कितना मुश्किल काम होता है राजनीति। और राजनीति में जितनी मुश्किलें आती हैं जब आप उसके शुरुआती दौर में होते हैं, तो वो शायद ही लोगों को पता हो। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। चटपटे तरीके से बताऊं कि सच में बताऊं? सच में, बिल्कुल। तो सच से भी ज्यादा सच। सच में बताऊं कि मैं जब एमएलए था तो पीएसओ मिलता, मैंने जीवन में कभी पीएसओ नहीं लिया। और जब मैं मुख्यमंत्री बना, अभी शपथ होनी थी, तो मेरे इर्द गिर्द सब पुलिस वाले आ गए। मैंने सोचा ये 11 दिसंबर को मेरी शपथ होनी थी, 10 को मेरा नाम डिक्लेयर हुआ। तो मैंने जब शाम को पुलिस वालों को कहा कि अब आप घर जाओ, मैं सवेरे शपथ लेने पहुंच जाऊंगा, तो बोले हम तो आपके साथ चलेंगे। मैंने बोला मेरे घर में तो इतने पुलिस वाले आएंगे नहीं। तो मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं, और मुझे पीटर हॉफ हमारा है वहीं रहने पड़ा। मुझे अपने कपड़े ले जाने के लिए भी नहीं छोड़ा। तो लाओ लश्कर से मैं दूर रहता हूँ। मैंने अभी 3 बजट प्रस्तुत किए, और तीनों बजट में मैंने एक ऑल्टो कार खरीदी थी, तो मैं ऑल्टो कार लेकर आया। मैं 20-22 साल पुरानी है, अब तो वो 15 से चलती नहीं, लेकिन मैं उस कार को इसलिए रखता हूँ कि मेरी आम आदमी की हैसियत है, तो मेरे बजट में वो लोग होने चाहिए जो इस संपदा के सही हकदार हैं। तो अल्टो में आता हूँ, और जब से मैं शिमला में रहता हूँ, पुलिस वालों को मैं ज़्यादा बोलता नहीं, पर वो आ जाते हैं, पीछे ट्रैफिक करते हैं। और अभी मैं जो है अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चलता हूँ, वो भी छोटी है। यहाँ के दिल्ली में 2-3 गाड़ियाँ आगे पीछे होती, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप मत चले करो, हूटर मत बजाओ, आम लोगों को परेशानी होती है। तो लाओ लश्कर की ज़िंदगी का हमारे को शौक नहीं है जी। हमें सादगी जीवन और सरल जीवन मेरे स्वभाव में है जी। लेकिन फिर से मैं आपको पीछे लेकर जा रहा हूँ, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि कितना मुश्किल होता है राजनीति के जो शुरुआती दौर होते हैं वो। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, अब अपना करियर पाथ देखकर क्या आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि हाँ आपको राजनीति में जाना चाहिए, आपको राजनेता बनना चाहिए, आपको नेता बनना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जीवन के किसी भी फील्ड में चले। आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी, वो पॉलिटिक्स का तरीका लाका होगा। ये मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। किसी की किसी से बनती है, किसी की किसी से बनती है। राजनीति में जो चीज़ें स्पष्ट आ जाती है। अब मैं जब सीआर था तो मैं एनएसयूआई में भी था। मैं एनएसयूआई का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। मैं उस समय हमारे मनीष तिवारी प्रेसिडेंट होते थे। यूथ कांग्रेस का मैं स्टेट का प्रेसिडेंट 10 साल रहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेसिडेंट होते थे। पर मैं कभी, मुझे बोलते थे अब दिल्ली में नेशनल में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे स्वभाव परमाणु से ऊपर की राजनीति करने का, दिल्ली की राजनीति करने का नहीं है। फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। लेकिन चुनौतियां हर जगह है।
किसी भी फील्ड में जाओ, चुनौतियाँ हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, लक्ष्य तय होना चाहिए और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर आप में दृढ़ संकल्प है तो कई बार सफलता के बाद भी, असफलता के बाद भी आपको लगता है कि क्या पता नहीं जिंदगी जीवन में कहीं मिलेगा, लेकिन आपका संकल्प मजबूत है तो सफलता आपके पहुंच होती चूमती है। सुखू जी, आपने कहा कि हमारे काम में भी पॉलिटिक्स होती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपके काम में मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हर जगह पॉलिटिक्स नहीं, नहीं, बिल्कुल। तरीका आपके तो ज्यादा होती है, हमसे ज्यादा होती है। लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि आपके यहाँ पर डबल पॉलिटिक्स होती है। एक तो जो पॉलिटिक्स आप करते हैं जो एज ए पॉलिटिशियन, और दूसरी पॉलिटिक्स जो आपकी इंटरनल भी आपको कई दफा झेलनी पड़ती हैं। लेकिन उससे पहले मैं वापस एक बार हिमाचल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर आऊंगा। आपने अभी बताया कि लगभग 1 लाख का कर्जा हर हिमाचली के ऊपर है। 75 लाख के करीब हिमाचल की जनसंख्या है, 75,000 करोड़ के करीब आपके ऊपर कर्जा है। तो इस कर्जे को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं? बहुत बड़ी चुनौती है। छोटा सा राज्य, आपका आमदन के साधन लिमिटेड हैं राज्य के पास, तो ये पैसा आप कैसे कमा सकते हैं? और दूसरी तरफ बार बार आपकी ये भी कई दफा स्टेटमेंट आई है कि सेंटर से वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता जो आपको चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे को समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त हिमाचल की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है और आने वाले समय में क्या होगी। आपने 3 बातें की, एक तो कर्जे का, एक संपदा का और एक सेंटर का। मैं तीनों बातें, देखिए कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है। प्रत्येक राज्य फेडरल स्ट्रक्चर में कर्जा लेता है, प्रत्येक देश लेता है। कर्जा उतना लेना पड़ेगा जितना हम ले सकते हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5,000 करोड़ के जून 2022 से पहले फ्री वीज की। मैं जब देखता हूँ, आपका चैनल में भी देखता हूँ, कांग्रेस ने ये कहा बीजेपी की फ्री वीज की कोई बात नहीं करते। उन्होंने हर जगह 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आप इनकम टैक्स देते हैं, मैं इनकम टैक्स देता हूँ, सबको कर दी। बड़े बड़े होटलों को कर दी। पानी फ्री कर दिया, बड़े बड़े होटलों को कर दिया। फिर भी 5,000 करोड़ की 900 इंस्टीट्यूशंस खोल दिए। जनता ने हिमाचल की उनको नहीं जिताया। हमने रिफॉर्म्स किए। हमने सबसे पहले वो देखा कि पहले एजुकेशन का क्या स्तर है, हमारा हेल्थ का क्या स्तर है। मैंने कई बैठकें की, हम एजुकेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा क्वालिटी एजुकेशन में हम पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच गए। 2 साल के रिजल्ट के बाद असर की एक रिपोर्ट आती है, उसमें हम अब नंबर 1 पर आ रहे हैं केरला के बाद। पूरा एजुकेशन स्कूल्स हम कन्वर्ट कर रहे हैं डे बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे स्टंटेंट आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनका खाना पौष्टिक मिले गांव के बच्चों के लिए। और तकरीबन 50 बीघे में हम स्कूल खोल रहे हैं। आने वाले 1 साल में, अगले एकेडमिक सेशन में 10 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हेल्थ स्ट्रक्चर्स को हमने देखा तो हमने यह फैसला किया कि हम एम्स के बराबर, जो दिल्ली के एम्स में टेक्नोलॉजी मेडिकल है वो हिमाचल के उसमें मिलेगी। अगले साल तक वो सारा हमारा काम शुरू हो चुका है, ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। आने में टाइम लगता है क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी सब बाहर से आती है। क्वालिटी एजुकेशन कैसी हो, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम कैसा हो, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी हो, क्वालिटी वाटर कैसे हो, क्वालिटी लाइट कैसे हो, ये हम अपने हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं। दूसरी संपदा, हम तो सबसे पहले ही रिच स्टेट थे, हमारा इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है। अगर जीएसटी का सबसे ज़्यादा घाटा किसी प्रदेश को हुआ है तो हिमाचल प्रदेश को हुआ। हम फार्मा के हब हैं, प्रोड्यूसर स्टेट है हम पूरे वर्ल्ड में हमारे हिमाचल की जो फार्मा पैरासीटामोल से लेकर बड़ी सी बड़ी मेडिसिन हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बनती है। पर बद्दी में बनने के बाद खरीदता कौन है? यूपी, बिहार, वहाँ पॉपुलेशन 22 करोड़ है। पैरासीटामोल अगर खरीदेगा तो जीएसटी उस स्टेट में जाएगा, कंज्यूमर स्टेट में जाएगा। हमारी तो जनसंख्या 35 लाख है, 75 लाख है। हमारे को तो कभी जीएसटी का फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि हम कंज्यूमर स्टेट ही नहीं है, हम तो प्रोड्यूसर स्टेट है, तो उसका घाटा हुआ। उन्होंने 5 साल जीएसटी कंपनसेशन सेस तो दिया, लेकिन आज हम हालत देखते उसके कारण हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारा ट्रेजरी है उस पर लोड पड़ गया। दूसरा संपदा हमारे पास जो सबसे बड़ी है वो पानी के रूप में हाइड्रो।
पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो में हम 12,000 मेगावाट हार्नेस कर चुके हैं। 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करते। रॉ मटेरियल वाटर है, पानी रॉ मटेरियल वाटर और फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर की कीमत तो कभी बढ़ेगी नहीं। अगर कोई थर्मल का प्लांट लगाता है तो कोयला है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेसेस है, हमें उसका राइट नहीं मिल रहा है। हमारी उसके साथ लड़ाई चल रही है। जो SJVN हमारे पानी से बनी कंपनी है, जिनके हिमाचल में प्रोजेक्ट लगे हैं, वो तो 67,000 मेगावाट की होगी। हमारा बजट पूरी स्टेट का आज तक 58,000 करोड़ रुपए है। वो लड़ाई हमारी उनसे चल रही है। हमने कहा हम आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे। अभी हमने 3 प्रोजेक्ट के लिए पावर मिनिस्ट्री को लिखा कि हम टेक ओवर करना चाहते हैं। जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट टेक ओवर कर देंगे, हमारे पास वेल्थ के रूप में जो वाटर है वो हमको मिलेगा। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। जितनी ऑक्सीजन दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में जाती है, जितना डेंस फॉरेस्ट हिमाचल के पास है, उतना किसी के पास नहीं। अगर हम पेड़ काटना शुरू कर दे, जो हमने खुद बैन लगाया है, तो हम 1 लाख करोड़ 1 साल का कमा सकते हैं। 1 साल में अपना कर्जा वापस कर सकते हैं। केंद्र सरकार को ये सोचना होगा कि जो अपने आप पेड़ लगाने के लिए तो पैसा देते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आप पैसा देते नहीं है। पैसा आप देते नहीं है। हम उसको अभी बात मैंने पिछले दिनों भी बात की है, तो हम उसको पर्यावरण को बचा रहे हैं। एक बार फिर से इसको समझाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा पेड़ हैं, वहां पर वन्य संपदा बहुत ज्यादा है, जिससे ऑक्सीजन बहुत निकल रही है। आप चाहें तो आप उसको काट सकते हैं, लेकिन आप उसको नहीं काट रहे हैं। तो उसको ना काटने के और उसको प्रिजर्व करने के, जहां से ऑक्सीजन बाकी जगहों पर आ रही है, उसका आपको पैसा मिलना चाहिए। देखिए 60% हमारा फॉरेस्ट लैंड है ऑफ हमारा एरिया। हमारे पास बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट है लाहौल स्पीति। जंगल हमारे पास है। अगर हमने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया हुआ तो इसलिए लगाया हुआ है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो उसके हिसाब से रहे, और जो ऑक्सीजन जाती है नॉर्दर्न स्टेट्स में वो आपको आती है। हम उसका कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन केंद्र सरकार की नीति के प्लांटेशन करो, बरसात आ गई पौधे लगाओ। जो प्रोटेक्शन कर रहा है, जो जंगलों को बचा रहा है, नॉट फॉर हिमाचल, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए। जिसने जंगल बचाए हैं उन्हें सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जब भी 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस दे तो 1% भी देगा, तो उससे आप हमारे जंगल बचेंगे। और क्लाइमेट चेंज जो कि निश्चित है, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हमने 2 आपदाएं देख ली है और कारण क्लाइमेट चेंज है। उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी मार्च में वर्ष स्नोफॉल हो गया, जबकि मार्च में बहुत कम स्नोफॉल होता था। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सीजन बदले जा रहे हैं, उसका फ़र्क पड़ रहा है। तो एक तो ही है। और तीसरी बात, जो हमारा रॉयल्टी बनती है, जब प्राइवेट प्लेयर हमको रॉयल्टी के रूप में 12, 18, 30 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें हमको जो NTPC है, NHPC है, SJVN हमारे राइट्स थे। एक समय हमारी समृद्धि नहीं थी, जब हम पूर्ण राज्य बने, हमारे पास पैसा नहीं था। आज हमारी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन एजुकेटेड है, वो अपना राइट्स मांग रही है। जब और प्रदेश माइनिंग में सेस लगा सकते हैं, माइनिंग टैक्स लगा सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश को क्यों रोका जा रहा है? ये मेरा कहने का मतलब है। तो हमारी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लड़ाई चल रही है। तीसरा, सेंटर ने बड़े तरीके से स्कीम बेस्ड पैसा देना शुरू किया है। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कुछ स्कीम्स को डायरेक्ट अपने ट्रेजरी के साथ जोड़ रहे हैं। आयुष्मान भारत आप दिखाते हैं। अभी मैं देख रहा था आयुष्मान, मेरे अभी से आयुष्मान भारत में 200 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश अपनी किट्टी से दे रहा है और भारत सरकार दे रही है 220 करोड़ रुपया। नाम इनका है, मैं नाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपकी कोई योजना चल रही है केंद्र की, तो उसका पूरा पैसा दे, उसका पूरा पैसा दे। उसी तरह स्कीम बेस्ड इन्होंने चलाया है। कितने सेस पेट्रोल पर लगे हैं, कितने सेस डीजल पर लगे, उसका शेयर तो हमको मिल ही नहीं रहा। फेडरल स्ट्रक्चर्स में सभी स्टेट्स का एक राइट होता है, उस राइट के हिसाब से हमारे को उसका कुछ ना कुछ अंश मिलना चाहिए। कोई योजना लानी है, स्टेट वाइज आप लाते हैं, चलो कोई वीकर स्टेट है उसमें आप लाते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं उनके राइट्स को आपको रोकना नहीं चाहिए। हमारी योजना हमारे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बनती है।
हमारे पास बिग हिमालय है, हमारे पास मिड हिमालय है, हमारे पास शिवालिक्स है। हम उसके हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं। कई योजनाएं तो ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट, चाहे उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ से बजट आ जाता है, वो खर्च ही नहीं होता। सुखू जी, आपका बजट इस बार 58,000 करोड़ का था। पिछले साल भी लगभग इतना ही था, बहुत ही थोड़ी सी वृद्धि आप इस बार कर पाए क्योंकि पैसा शायद हिमाचल के पास कम है। अब लोगों का यह कहना है, जिन्होंने वोट डाल के कांग्रेस की सरकार बनाई, कि हम क्या करें, अब आपकी दिक्कत है, आप तो हमारा हल करोगे, हम इनफैक्ट आपको लेकर ही इसलिए आए कि आपको हल निकालोगे। अब आप बताएं कि सेंटर में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये दिक्कत आ रही है, तो इसका हल कैसे निकलेगा? एक तरफ ये भी कहते हैं ना कि हिमाचल में अमीर लोग हैं लेकिन गरीब स्टेट है, गरीब राज्य है, अमीर लोग हैं। कोई दो राय नहीं है, हिमाचल के लोग अमीर है, सरकार गरीब है। तो अब क्या हल निकालेंगे अब आप? मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, लोग नहीं कह रहे, बीजेपी वाले जरूर कहते होंगे। बीजेपी वाले भी लोग हैं जो हिमाचल में रह रहे हैं? नहीं, उनका राजनीतिक पक्ष है, मैं उनका नहीं कह रहा, उनका राजनीतिक पक्ष है। हमारा बजट पिछली बार 58,000 करोड़ का था, इस बार 514, 58,788 से 70 करोड़ हमने इंक्रीज किया। उसमें भी अभी 4,000 करोड़ का होल है। होल का मतलब है कि हमने वाटर सेस लगाया, वो पैसा हमें नहीं आया, जो इंक्रीज मिलनी चाहिए वो नहीं आई, ठीक है, लेकिन उसको कैसे हमने कमिटेड लाइबिलिटीज है उसको पूरा करना है, तो अच्छी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए ना। हमने उस बजट को बड़े अच्छी तरीके से रखा है। 58,000 करोड़ से हम ज़्यादा खर्च करेंगे। इस बार हमने इन्वेस्टमेंट के दरवाजे ओपन कर दिया। हमने अपनी जो टोटल हमारी इकोनॉमी कैसे ड्रिवन थी, हमारी इकोनॉमी थी एम्प्लॉयज ड्रिवन इकोनॉमी थी, हम उसको रूरल इकोनॉमी को में बदल रहे हैं। आज हमने कहा कि अगर आप हल्दी लगाओगे, टर्मरिक लगाओगे तो हम 90 रुपये किलो सरकार खरीदेगी। अगर आप प्राकृतिक गेहूँ उगाओगे तो 60 रुपये किलो वीट सरकार खरीदेगी। अगर आप मक्का उगाओगे 40 रुपये किलो सरकार खरीदेगी। पिछली बार हमने खरीदना शुरू कर दिया। अगर आप मिल्क प्रोड्यूस करेंगे जिसमें यूरिया नहीं होगा मिल्क में, क्योंकि जो फीड आता है उसमें, वो हम 51 रुपीज़ काऊ का मिल्क करेंगे, 61 रुपीज़ हम गाय का खरीदेंगे। अब अधिकारी बोलते कि इसको करेंगे क्या, मैंने कहा करेंगे कुछ नहीं, हम उनकी जेब में डायरेक्ट पैसा इस ढंग से देंगे, पर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। होता क्या है कि डिपार्टमेंट खरीद लेता फीड, डिपार्टमेंट फिर सब्सिडी देने लग जाता है, ये चीज़ें हम बंद कर रहे हैं। हमने बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, अगले साल इसके परिणाम आएंगे। इसी साल अक्टूबर से आपको परिणाम निकलेंगे। कई बार में चर्चा होती है छोटी छोटी कि इनको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। जब सैलरी हमने एक महीने में 2 सैलरी दी तो किसी ने नहीं चलाया, 2 दिन सैलरी लेट हुई तो सारे टीवी चैनलों ने चलाया। मेरा यह मानना है कि किसी चीज़ को, किसी अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए थोड़े फैसले करने पड़ते, फैसले कड़े भी होते, पर जनता के हित में हो। जब संपदा की बात आती है तो समाज में कितने लोग हैं जिनको उनका राइट मिलना चाहिए। स्टेट की वेल्थ पर समाज के सभी लोगों का वेल्थ है। हमने सबसे पहले उन लोगों को पहचान की कि इनको राइट मिलना चाहिए। हमने एक ऐसा कानून, हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, हमने उन्हें कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। अनाथ बच्चे, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। 27 साल तक हर महीने जो बच्चा PhD करेगा, MPhil करेगा, MBBS करेगा, पूरी फीस सरकार देगी। 4,000 रुपया हर महीने पॉकेट मनी देगी, फेस्टिवल अलाउंस अलग देगी, और अभी बच्चे घूमने गोवा गए थे, उस गोवा घूमने का खर्चा भी सरकार देगी। 6,000 ऐसे बच्चों को हमने दिया। उसके बाद जो विडोज़ है, क्या होता कि कमाने वाला चला गया, बेटी डॉक्टर बन रही है, उनके 23,000 बच्चों की सारी फीस मेडिकल कॉलेज और PG का 3,000 रुपये खर्चा सरकार देगी। जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन बना रहे हम, उनको 4,000 रुपया महीने सरकार देगी। जो घरों में काम करने वाली बेचारी डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, उनके बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, उनके लिए सरकार ने जो हमारी पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, जिसको 1,500 रुपये बोलते हैं, उनके लिए हमने लागू कर दिया है। तो कई योजनाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, कई योजनाएं जो एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में। हम हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं,
हमने इस बजट में कहा कि मैं 200 इनफैक्ट आपसे यही पूछने वाला था कि सुखू जी, आपका एक विजन है हिमाचल के लिए 2027 का। आज हम डायमंड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप हिमाचल को एज ए डायमंड स्टेट देखते हैं और आप ये देखते हैं कि आपका विजन जो है वो 2027 में पूरा होना चाहिए, तो क्या विजन है जो आपने सोचा है कि आपने पूरा करना है? और अगर हमारे को भी एक उस विकसित हिमाचल की झलक दिखाएं आप। मैंने तो पहले ही बजट में अपना विजन रखा, ऑनलाइन देख लेना। फिर भी उसमें हमने कहा आपकी तरफ से जब झलक आएगी हमारे को नजर 31 आएगी। मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। जी। और इस बार हम 200 लग्जरी होटल्स ओपन कर रहे हैं कि कोई आए होटल बनाए। उन लग्जरी होटल 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार्स के लिए हम लैंड्स दे देंगे। 4 प्राकृतिक वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। क्या है प्राकृतिक वेलनेस सेंटर? वहाँ हर चीज़ आपको नेचुरल वाली मिलेगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी, प्राकृतिक होगी। आपने प्राकृतिक एमएसपी भी शुरू की है दूध के ऊपर, और प्राकृतिक हमारा मेन है। और वी आर द पाइनर स्टेट। हम 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अभी हमने, आपको मैं बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दी हंड्रेड्स को। वो सारे सरकारी अधिकारियों से डीजल और पेट्रोल व्हीकल निकाल कर उन्हें हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दी अनएम्प्लॉयड यूथ को। और कितनी सब्सिडी दी? अगर किसी आईएएस की गाड़ी 30 लाख की, तो उसको हमने 15 लाख रुपए की सब्सिडी अनएम्प्लॉयड यूथ को दी। और 4 साल की इंश्योरेंस दी। 75,000 रुपये आपको हर महीने मिलेगा। गाड़ी उसकी होगी, तो हमें डबल फायदा हुआ। सरकार में कोई डीजल इंजन की गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, ना ड्राइवर की जरूरत पड़ी। तो अभी इसमें हमने इलेक्ट्रिकल दी। इलेक्ट्रिकल बसेस हम खरीद रहे हैं। तो पूरी स्टेट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली हम बना रहे हैं जी। 100 टूरिज्म की साइट्स, हम इको टूरिज्म की साइट को हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जी। हेल्थ टूरिज्म में बढ़ रहे हैं, हीलिंग टूरिज्म में बढ़ रहे हैं जी। तो हमारा मेन मकसद इस साल टूरिज्म को एक्सप्लॉइट करना है। हिमाचल की हमेशा वो ताकत रही है टूरिज्म। इस साल लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो, जिसको कहते हैं ना, अतरंगी खबरें बड़ी हिमाचल की, कि कोई समोसा कंट्रोवर्सी हो गई, कोई जंगली मुर्गा कंट्रोवर्सी हो गई, कोई टॉयलेट टैक्स वाली कंट्रोवर्सी हो गई। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज जब आपने देखी तो आपको क्या लगा कि ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं, टॉयलेट टैक्स तो बीजेपी वाले बड़े स्टडी करके लाए। ऐसा कोई टैक्स नहीं था कि भाई जितने घर में टॉयलेट नहीं, सीट मैंने होंगी इनके उतना सारे टैक्स देखे, लगेगा। उसमें एडिशन नहीं, गलत है। ये नाम ही नहीं है, ये नाम ही नहीं था। वो तो सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने टॉयलेट टैक्स लगाया। मैंने भी पता कि मैं चलो नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन टैक्स वैसा ही था। नहीं, वो टैक्स नहीं है। देखिए ऐसे जी। नहीं। जो होटल्स बनते हैं उसमें टैक्स होता है और सब उसके साथ, ऐसा नहीं है। और जो जंगली मुर्गा, ऐसा है कि पहाड़ में आप जब जाते हो, मैंने एक गांव में रहा था, तो पहाड़ में सब प्रकार के खाने बनते हैं। जंगली मुर्गे की बात नहीं है। पहाड़ में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ उनका मांस उनके भोजन में है। तो उस दृष्टि से कोई अगर कहता कि देसी मुर्गे जो गांव में आप चुगते हैं ना, देखते होंगे, अगर किसी ने वो बना दिया, उसका नाम मैंने पूछा, हम तो खाते नहीं हैं। आप तो वेजिटेरियन है। नहीं, नॉन वेज था मैं। अच्छा, खा लेते हैं। अच्छा लेकिन मैं खाता नहीं जी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ बैठे थे, मेरे उससे निकल गया। तो उन्होंने बीजेपी के जो वो आईटी वाले हैं ना, इनका आईटी विंग बहुत स्ट्रांग है, उसमें इन्होंने फटाफट करवा दिया। फिर तीसरी बात, ये समोसा मैं खाता ही नहीं। उसमें ऐसे कि क्या कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, पर पूरे नेशनल चैनल ने लगा दिया। तो आप इन चीज़ों से, सुखू जी, हम इन चीज़ों से जी उठकर अपने काम कर रहे हैं। और जिसने जो कहना, उनका अपना दायित्व है। और देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका है जी। जब कोई चार्ज ना लगे तो इस प्रकार के चार्ज लेके टारगेट इमेज को किया जाए। सुखू जी, हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड था, लेकिन आपने फिर भी एक विजन दिखाया हमारे को हिमाचल का, कि हिमाचल में क्या क्या आगे हो सकता है। सवाल तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन जाने से पहले हिमाचल में आइए ना, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर आएंगे। हमारा इस साल जो डायमंड स्टेट होगा शिमला में 100% हम करेंगे। लेकिन जाने से पहले सुखू जी, आप गाते बहुत अच्छा है। आपको एक लाइन तो सुनानी पड़ेगी हमारे को। देखिए, एक लाइन तो आपको सुनानी पड़ेगी, नहीं तो जाएंगे नहीं आप फिर। ना मेरा गला है, जैसा भी है सुखू जी, आपका सुन लिया गाना हमने, हमें पता है। वो एक बार मुझसे वहाँ गाना गवा दिया उन्होंने अपने। बस एक लाइन तो अब आप जो भी आपके सहन में मेरा हो। नाम जोकर का ही एक अच्छा गाना। जरूर जी, जरूर जरूर। कल खेल में हम होंगे यहाँ, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, पूछोगे तुम ढूंढेंगे वो, पर हम सदा रहेंगे, पता नहीं के, पर हम रहेंगे तुम।
रहेंगे? हाँ, रहेंगे पर हम तुम्हारे साथ। रहेंगे तुम्हारे साथ, जीना यहाँ मरना यहाँ। जी बिल्कुल, Thank you. बहुत बढ़िया। सुखू जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट के ग्रैंड फिनाले में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत Thank you. धन्यवाद सुखविंदर जी। हम चाहेंगे आप मंच पर बने रहिए और गुजारिश करेंगे न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल की मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से कि वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित करें। News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाते हैं यार, इसमें भी घोटाला कर सकते थे।